Alright, so it's 8 o'clock. Let's just wait for one more minute. Inshallah, we'll start. Alright, so कल हमने प्रोसीजर बनाना सीखे थे। जो मैंने कहा था कि अब तक हमने जितना पढ़ा है वो सब हमने इस प्रोसीजर के लिए ही पढ़ा है, राइट? सो अब मैं आपको दोबारा से रिपीट करा दूं कि वो होते कहाँ हैं। अगर आपको देखना हो जब आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आप जब अपने स्कीमा पे, ये स्कीमा कहलाता है, जो कनेक्शन है ये आपका बेसिकली स्कीमा है, जो आपका यूजर नेम पासवर्ड और आप ऊपर नाम देते हैं। तो इस प्लस साइन पे यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन मल्टीपल नहीं आ रही। टैब्स आ जाते हैं, टेबल, व्यू एंड ऑल दैट। सो ये दादा प्रोसीजर के ये अंदर नजर नहीं आपके आ जो रही साहब। प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं तो वो प्रोसीजर के अंदर होते हैं। इस पे आप दादा क्लिक इस करें। भाई स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ नहीं आ रही। रही। ओके, थैंक यू। मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं करी, माय फॉल्ट, सॉरी। ओके। Okay, let me go back. And can you guys see my screen now? गलत वाली आ रही है? या मे बी अब शायद सही वाली आ जाए। हाँ अब आ गई। अब आ गई, ओके। सो जब हम प्रोसीजर बनाते हैं, मैं सवाल लेता हूँ अगर किसी का कोई सवाल है, बट मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ होता कहाँ है। तो ये जो हम जिसमें कनेक्ट होते हैं, अगर हम यहाँ पे लास्ट में जाके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं तो हमें एक कनेक्शन सेटिंग दिखाता है। अक्सर जब हम जॉब पे जाते हैं तो हमें टीएनएस फाइल देते हैं। टीएनएस फाइल क्या होती है? जिसमें कनेक्शन की पूरी सेटिंग होती है। उसमें आपको वो अपना होस्ट नेम देते हैं, पोर्ट देते हैं, वो या वो सिड यूज करते हैं या सर्विस नेम यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं अपना, और ये यहाँ पे आप अपना एक कनेक्शन का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आप कनेक्ट कर जाते हैं। जब कनेक्ट करते हैं आप इस पे प्लस पे कलेक्ट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखते हैं कि ये टेबल्स का, व्यूज का, इंडेक्सेस का, पैकेजेस का प्रोसीजर। जैसे हमने इंडेक्सेस भी अगर क्रिएट की थी तो ये देखें सब यहाँ पे हमारी इंडेक्सेस आ रही। इसी तरह से जो हमने प्रोसीजर कनेक्ट किए थे वो इस जगह पे आ रहे हैं, राइट। और हमने ये सारे प्रोसीजर क्रिएट करे हैं। इनको अगर ओपन करना होता है आपको देखने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, आप उस पर डबल क्लिक करते हैं, वो यहाँ पे आपका ओपन हो जाता है प्रोसीजर। और फिर रन करने के लिए हमने तरीका बताया था किस तरह से करते हैं। और उसमें अच्छा एक बात यह है कि ये हम कुछ चीजें अपने दिमाग से देते हैं, मतलब हम खुद देते हैं, उसका टेबल से कोई ताल्लुक। क्या चीजें खुद देते हैं? एक प्रोसीजर का नाम, ये कहलाते हैं, जैसे मैंने बताया, इनपुट पैरामीटर्स। और अभी मैं वेरिएबल भी दूंगा, ठीक है ना। ये कोई वो नहीं होता कि हमें यही नाम यूज करना है, ठीक है ना। बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कंपनी में जिसमें हायर होते हैं हम देखते हैं उनका क्या स्टैंडर्ड है। जैसे मैं अभी जहाँ कंपनी में काम करता हूँ, तो जितने भी इनपुट पैरामीटर्स हैं दे स्टार्ट विद आई एंड वट एवर द नेम वी वॉन्टेड टू गिव, राइट। और जितने भी वेरिएबल हैं उसके लिए वो नाम देते हैं वी एंड वट एवर द वेरिएबल नेम, राइट। ये उनका एक बिजनेस लॉजिक है, मतलब ये वो नेमिंग कन्वेंशन कहलाता है। ये बेसिकली वो फॉलो करते हैं, ठीक है ना। आप जिस कंपनी में लगे उसमें मे भी दूसरा हो, तो आप इसी तरह से मत लिखने लग जाइएगा, आप उनकी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। बट ये नाम जो प्रोसीजर का नाम है, आपके जो इनपुट पैरामीटर्स का नाम है, और जो आपके वेरिएबल का नाम होगा ना, दैट शुड मेक सेंस कि बेसिकली ये कौन सी वैल्यू कंटेन करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने जैसे 60 टेस्ट 1 रख दिया, इट डजेंट मेक एनी सेंस, राइट। बट ये मैंने अपने टेस्टिंग के लिए अभी रख दिया, बट मुझे पता होगा कि ये जिस तरह मैंने इस पे थोड़ी सी लॉजिक लगाने की कोशिश की कि ये मैंने इसका नाम इंसर्ट पर्सन रख दिया, क्योंकि मुझे पता था मैं इंसर्ट पर्सन के अंदर इंसर्ट करूंगा इन पर्सन टेबल में, तो मैंने प्रोसीजर का नाम इंसर्ट पर्सन लगा दिया। तो नाम से थोड़ा सा हमें आइडिया हो रहा है कि यार अच्छा ये शायद पर्सन टेबल में इंसर्ट करने वाला है। स्टिल इट डिडंट मेक कंप्लीट सेंस, एटलीस्ट
rather than better than saving SR test 1 test 2 test 3, राइट। और यहाँ पे जितने मैंने पैरामीटर के नाम दिए, मुझे टेबल तो हमने पहले से क्रिएट की हुई है ना, ठीक है ना। तो हम टेबल के बारे में तो जाके सिलेक्ट लिख के हम पहले ही देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें पता है अब हमें इंसर्ट करना है तो किन कॉलमों के लिए इंसर्ट करना है, ठीक है ना। तो ये आपको पहले ही बता, जब आप पैरामीटर डिफाइन करोगे तो ये आपकी तो अंडरस्टैंडिंग है ना फ्रंट एंड वाले के साथ, तो आपको पता है ये सारे कॉलम है, तो आपने आई के साथ ये सारे नाम दे दिए। तो आपको पता है कि बेसिकली इन्हीं कॉलम नेम्स के अगेंस्ट में आपको ये वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो एक जनरल ओवरव्यू दे रहा था कि इस प्रोसीजर नेम, पैरामीटर नेम, और आज हम थोड़ा सा वेरिएबल के साथ भी करेंगे कि वो क्या होता है। और मैंने जैसे टास्क भी दिया था उसमें से आप कुछ लोगों ने रिप्लाई भी किया है कि वेरिएबल क्या करता है, बेसिकली टेम्परेरी वैल्यू को होल्ड करता है। अब वो किस तरह से होल्ड करता है उसकी आज थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस इंशाल्लाह कराऊंगा, तो और थोड़ा सा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बट अगर कल की क्लास में कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें, और बाकी मैं ये प्रोसीजर भी रिपीट करवा देता हूँ अभी सारे, क्योंकि किसी का भी कोई सवाल है प्रोसीजर्स को लेके कल की। अब जैसे मैंने एटीएम की एग्जांपल बार बार देता था, तो अब वो एटीएम की एग्जांपल ये थी बेसिकली, जो फ्रंट एंड वो मैं बताता था कि जो आपकी जो मशीन है एटीएम की मशीन, उसमें आप यूआई में डेटा फीड कर रहे हो, ठीक है ना। अब जब वो यूआई में डेटा फीड हो रहा है ना, वो यूआई आके जो हमारी जो मशीन है वो आके किसी प्रोसीजर के साथ कनेक्ट हो रही होती है बेसिकली, और वो प्रोसीजर से कनेक्ट होके, जैसे हम सिलेक्ट भी करेंगे अगर यूजर का अकाउंट पहले से मौजूद है, ठीक है ना। हम एटीएम कार्ड डालते हैं तो वो हमारा कार्ड के पिन नंबर को फौरन हार्डवेयर रीड करता है और उसके साथ हमारा पिन नंबर भेजता है, तो हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी वो पिन नंबर सेव है उस कार्ड नंबर, ठीक है ना। तो वो फौरन यहाँ पे आएगा, प्रोसीजर के अंदर सिलेक्ट करेगा, और सिलेक्ट करके उसका कार्ड नंबर और पिन नंबर वेरीफाई करेगा। अगर वो पिन नंबर जैसी 1 आएगा तो वो सक्सेस कोड जो है रिटर्न कर देता है 1, यानी कि अलाउ कर दो इसको लॉग इन करना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थ्रू प्रोसीजर चल रही होती है। उसके बाद वो क्लिक करता है भाई कि मुझे कैश चाहिए, राइट, तो कैश विड्रॉ पे वो क्लिक करता है, ठीक है। तो वो कैश विड्रॉ पे क्लिक करता है, एक और नया प्रोसीजर होता होगा जो कि वो कैश विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करेगा, कितना कैश विड्रॉ करना है। तो अगेन वहां से एक इंसर्ट भी हो सकती है, अपडेट भी हो सकती है, डिपेंड करता है बैंकिंग के ऊपर। तो वो मोस्ट लाइकली इंसर्ट भी होंगे रैकेट और अपडेट भी होंगे, क्योंकि पुराना रैकेट भी हमें रखना है, तो हम सिर्फ अपडेट कर देंगे तो क्या होगा, उससे पुराना रैकेट चला जाएगा, राइट। तो वो इंसर्ट भी करता होगा नए बैलेंस के साथ रैकेट को, और पुराने वाले को अपडेट भी करता होगा। तो मल्टीपल प्रोसेसेस रन होते होंगे, तो वो वहां पे डालता है भाई 1,000 रुपए मेरे अकाउंट में है, 200 मुझे विड्रॉ कर दो। तो वो अगेन क्या करेगा, वो उसके बैलेंस के टेबल में जाता होगा, उसका करंट बैलेंस पुल करता होगा। लेट से करंट बैलेंस 1,000 रुपए आया, उसने 200 रुपए का विड्रॉ किया, तो वो एक और अपडेट रन करेगा, उसका 1,000 में से माइनस कर देगा 200 रुपए, प्रोसीजर के थ्रू ही उसका करंट बैलेंस 800 रुपए कर देगा। प्लस एक और इंसर्ट भी कर देगा हिस्ट्री टेबल के अंदर कि भाई इसका 1,000 का बैलेंस था, आज में इसने 200 रुपए विड्रॉ किए और उसका करंट बैलेंस 800 हो गया। अब ये हिस्ट्री रखना क्यों जरूरी है, जब आपको बैंक स्टेटमेंट आती है उसमें एक ट्रांजेक्शन तो नहीं दिखा देते ना करंट बैलेंस की, उसमें तो पूरे 30 डेज की आपको ट्रांजेक्शन दिखाता है, राइट। तो अगर हम अपडेट कर देंगे तो हमें पता है ना अपडेट क्या करता है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के ऊपर अपडेट कर देता है, ओके दैट्स फाइन। बट हमें पुराना रिकॉर्ड भी तो रखना है उसकी सारी ट्रांजेक्शन का। तो मल्टीपल प्रोसेस रन हो रहे होंगे, अपडेट भी हो रही होगी किसी टेबल पे, इंसर्ट भी हो रही होगी किसी टेबल पे। तो ये बेसिकली सब अपना बिजनेस के हिसाब से अपना डिजाइन होते हैं। बट असल बताने की बात ये, वो सब कुछ जो कनेक्ट हो रहा है ना वो इन प्रोसीजर से ही कनेक्ट हो रहा है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ रहे हैं इस वक्त प्रोसीजर, क्योंकि वो सारी कनेक्टिविटी बैलेंस की, अकाउंट रिड्यूस होने की, या हम पिन नंबर गलत डाल रहे हैं तो वो डिनाई कर देता है उसकी, 3 रॉन्ग अटेम्प्ट के बाद अकाउंट लॉक कर देता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थ्रू प्रोसीजर हो रही होती है, टेबल में डेटा मौजूद होता है, प्रोसीजर ही उसको रीड करता है, प्रोसीजर ही उसको राइट करता है, और प्रोसीजर ही फिर फ्रंट एंड वाले को रिटर्न भी कर देता है कि भाई तुम्हारा रिकॉर्ड सही है गलत है, अगर सही है तो इसको फर्दर स्टेप्स पे जाने दो। तो इसीलिए बताने का मकसद ये था कि ऐसे प्रोसीजर नहीं होते कि उसमें एक में इंसर्ट हो रहा है,
एक में अपडेट हो रहा है, एक में डिलीट हो रहा है। एक ही प्रोसीजर के अंदर हम लोग जो कोड लिखते हैं, अक्सर नॉर्मल प्रोसीजर भी मिनिमम छोटे छोटा भी 100-150 लाइन का होता है, और 4-4 5-5 हजार लाइन के भी होते हैं। बट इससे घबराने की बात इसलिए नहीं है कि अगर आपको ये एक लाइन का यहाँ से समझ में आना इंशाल्लाह शुरू हो गया ना, तो फिर कोई बाकी सारे लिखना भी इतनी बिग डील नहीं होती। एक बार इंशाल्लाह अगर हमें ये सारा समझ में आ गया, तो फिर ये बाकी भी कोई बिग डील इसलिए नहीं होंगे कि हमें असल में कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना कि प्रोसीजर लिखना कैसे है, पैरामीटर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, कैसे अपडेट हो रही है प्रोसीजर में, कैसे इंसर्ट हो रही है, कैसे डिलीट हो रही है, कैसे हम मल्टीपल कंडीशंस जैसा हमने यहाँ इफ देन एल्स यूज की थी। तो बेसिकली ये हमें लॉजिक्स, हमें तो ये लॉजिक्स तो खुद बनानी होती है। वो हमें एक एक टिकट होता है जिसमें हम, जैसे हमें जब कोई टास्क असाइन होती है ना, तो एक एक सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है जीरा। तो वो जीरा में हमें टास्क असाइन कर दी जाती है, और उसमें बोलते हैं कि भाई आपको ये टास्क करनी है। अब उसमें हम फिर ऑफ कोर्स जब आप कहीं नए लगेंगे तो वो आपको गाइड करेंगे कि ये टेबल्स हैं, आप इन टेबल्स को फॉलो कर लें, इन प्रोसीजर्स को आपको फॉलो कर लें, इनसे आपको इनिशियल हेल्प मिल जाएगी। बट थोड़ी सी लॉजिक के भाई हमें क्या करने के लिए अपडेट करना होगा, क्या करने के लिए इंसर्ट करना होगा, क्या करने के लिए डिलीट करना होगा, किस तरह की कंडीशन लगानी होंगी, ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारी जॉब ही यही है, इस चीज की थिंकिंग करना। तो इसमें अगर किसी का कोई सवाल हो, तो ये हमने ये प्रोसीजर बनाए थे ना, जैसे हमने एक प्रोसीजर 60-1 बनाया, ठीक है। इसमें हमने एक इनपुट पैरामीटर पास किया, उसका नाम दे दिया हमने आई लास्ट नेम। इनपुट पैरामीटर का क्या मतलब, इनपुट का मतलब इनपुट होगी, मतलब हमें रिसीव होगा वो। अब ये रिसीव कहाँ से हो रही होंगी वैल्यू, ये हमें रिसीव हो रही होंगी यूआई से, ठीक है ना। वो एपीआई एक बनती है जिसके थ्रू वो यूआई को कनेक्ट कर देते हैं अपनी तरफ पे, वो भी यही नाम एग्जैक्टली डिफाइन करेंगे, आई लास्ट नेम, ठीक है ना। और एक लेट से उन्होंने फॉर्म बनाया हुआ, और फॉर्म में जब भी कोई अपना नाम इंसर्ट करेगा ना, अगर लास्ट नेम में करेगा तो वो एपीआई करेक्ट करेगी इस प्रोसीजर पे, और वो आई लास्ट नेम वहां से चल के इस आई लास्ट नेम में आ जाएगा। वो हमको यहाँ डेटाबेस में स्टोर करना होगा। अब हमें ये कनेक्शन समझ में आना चाहिए कि ये इन जगहों पे किस तरह से होता है। इसी तरह पर्सन आईडी तो हमें पता होना चाहिए। इसी तरह जब हमने इंसर्ट किया, हमें पता होगा कोई नया अकाउंट खोल रहा है, नया अकाउंट खोलने के लिए कौन सी टेबल होंगी, वो वहां मौजूद होंगी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होंगी, अगर नई नहीं बनानी हमें तो। अब उसमें हमें, अब ये भी होता है कि हमें एग्जिस्टिंग प्रोसीजर पे वहां पे बग्स आए हुए होते हैं, तो उसमें भी हमें मॉडिफिकेशन करनी होती है, राइट। तो इस तरह से इंसर्ट स्टेटमेंट लिखी, हो सकता है उसमें कोई वो सिंपल सा टास्क आ जाता है कभी कभार के, यार वो जो है ना एक नई फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं। ये जैसे ये किसी कस्टमर की प्रोफाइल टेबल है, ठीक है ना, पर्सन के नाम से, वो बोलेंगे यार नई फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं। अब वो नई फील्ड हो गई लेट्स से एज की, ठीक है ना, कस्टमर की एज की। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पर्सन टेबल में जाएंगे, और वहां पे जाके ऑल्टर टेबल की कमांड के थ्रू आप एज का कॉलम ऐड कर देंगे, ठीक है। पहला स्टेप तो ये हो गया, नई फील्ड अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है उस टेबल। दूसरा, आप उस प्रोसीजर को फाइंड करेंगे, वो प्रोसीजर जब आपको मिल जाएगा, आपका सीनियर आपको गाइड करेगा, तो उसमें जहां पे भी सब इंसर्ट हो रही थी उसमें आप कॉमा लगा के यहाँ पे एज को भी इंसर्ट कर देंगे, और इस प्रॉक में आई एज का पैरामीटर पास करेंगे और वो भी यहाँ ऐड कर देंगे। इसी तरह इसमें कहीं अपडेट हो रही होगी सारी वैल्यूज की, तो उसमें आप आई एज को भी अपडेट कर देंगे। और अगर डिलीट हो रहा होगा प्रोफाइल या कुछ हो रहा होगा, उसमें भी आप स्टेप में एज को आप डिलीट कर देंगे इस तरह से। तो बेसिकली ये थोड़ा सा है इस तरह से। अब हम पहले तो एक और अब आपको बताया, अगर आप एक ही खोल के रखेंगे ना, उसी पे सब कुछ करेंगे तो आपको बड़ा मसला होगा। तो उसके लिए आपको ये सीखना है कि आपने स्कीमा नेम के ऊपर क्लिक किया, सिंगल हाईलाइट हो गया, राइट क्लिक किया, सेकंड लास्ट ऑप्शन आ जाएगा ओपन सीक्वल वर्कशीट। तो ये क्या करता है, नई वर्कशीट खोल देता है। तो आप इन सब टैब्स को खुला रहने दें और इस वाले के आप ऊपर अपना काम करें। अब लेट से मैं वेरिएबल की आपको एक एग्जांपल करा दें। अब आपको बताया मैंने कि क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, ये तो हमारा एक हार्ड कोडेड हो गया सबके लिए।
और रिप्लेस अगेन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें फ्यूचर में भी इस प्रोसीजर को मॉडिफाई करना है तो ये रिप्लेस हमें एडिट करने का ऑप्शन देता है एग्जिस्टिंग प्रोसीजर में। अगर हम ये कीवर्ड नहीं यूज करें, so every time we have to drop procedure and recreate procedure, which is not a good practice, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे बना दिया, प्रोसीजर का नाम मैंने डाल दिया टेस्टिंग वेरिएबल, ठीक है ना। अच्छा, मैंने ये बताया था कि इस चीज को कैमल नोटेशन कहते हैं। क्या होती है, गूगल भी करिए कैमल नोटेशन, कि हम बेसिकली ये तो पैरामीटर का ये पहले हमने डाला, इसके बाद जो भी फर्स्ट वर्ड है ना, इसको इस तरह से फर्स्ट नेम, ठीक है ना। हम आपने ये देखा, मैंने फर्स्ट का ये जो पहला है ये कैपिटल दिया, फिर FIRST स्मॉल दिया, फिर N का कैपिटल दिया, ये तो ये कैमल नोटेशन कहलाती है कि आप हर इसको जो है ना, ये इस वाले वर्ड को ये, तो ये असल में क्या होता है, ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये रीडेबिलिटी आसान होता है। अगर मैं सबको ये कर दूं ना तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है पढ़ने में, सॉरी। अगर मैं ये कर दूं आपको थोड़ा सा, अब आपको नहीं पता कि कहाँ पे ब्रेक्स हैं, तो बेसिकली ये आपको ब्रेक पॉइंट देता है, आपको पढ़ने में आसानी होती है। अब आपको पढ़ने में आसानी होगी इसको आई फर्स्ट नेम अगर, सो ये बेसिकली ये लॉजिक है इसके बिहाइंड कि ये हम क्यों कैमल नोटेशन यूज कर रहे होते हैं, ताकि आपको रीड करने में इससे आसानी होती है, ठीक है ना। आपने यहाँ पे दे दिया वर्ड चार्ट 2, ठीक है। ये मैंने कहा कि यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हुए तो हम वर्ड चार्ट 2 की और बाकी सब की भी हम वो देते हैं, लेंथ देते हैं, बट इनपुट पैरामीटर में नहीं देते, ठीक है ना। अगर ये लास्ट नहीं है तो कॉमा डलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे ख्याल से हम ब्रैकेट देते हैं, ओपन करते हैं यहाँ पे। अब ये रेड लाइन आ रही थी ना यहाँ पे, तो मुझे लग गया कोई गलती है, तो वो यही चीज अभी जैसे यहाँ आ रही है रेड लाइन, वो मुझे पता है क्योंकि मैंने कॉमा डाला, कॉमा हटाऊंगा तो अभी क्योंकि मैं अगला डालूंगा तो वो वहां से रेड लाइन मूव हो जाएगी आगे। अब हम इसको ये कर देते हैं आई आई लास्ट नेम, ठीक है ना, ये कर दिया, राइट। इसकी भी हमने वार्चर 2 ही दे दिया, ठीक है। अब मैं चलें यहाँ पे जैसे इसको वो कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया एज आता है या एज भी आता है, बट अभी हम उसका भी फर्क देख लेंगे। अब हम यहाँ पे करते हैं क्या है, हम यहाँ पे अब हमें हम हमें हमें अच्छा ठीक है, पहले तो मैं आपको आगे ही जाने था, फिर उसके बाद आपको पता है यहाँ पे क्या होता है। ये आपका डिक्लेरेशन ब्लॉक हो गया, उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन ब्लॉक आता है, और उसके बीच में क्या आता है, बिगिन और एंड आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई सिंटेक्स होनी चाहिए। अब सिंटेक्स क्या होती है वो देखते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है ना, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन, ठीक है। ये हो गया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन, ठीक है। ये तो हम नॉर्मल सिलेक्ट स्टेटमेंट इस तरह की लिखा करते थे ना, ये हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारा डेटा आ गया, ठीक है। प्रोसीजर के अंदर अभी ये कंपाइल नहीं किया हुआ, ठीक है ना। अब अगर मेरे को काउंट ऑल देखना है सारी रॉस का, ठीक है, प्रोसीजर के अंदर, तो ये मैं ये अगर ये अंदर रन करूंगा तो हो जाएगा, राइट। अब अगर मुझे ये चीज प्रोसीजर में चाहिए ना, तो इसके लिए इसकी वैल्यू को मुझे वेरिएबल में डालना होगा, और जैसे हमने वेरिएबल पढ़ा था, वेरिएबल के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इनटू क्लॉज। तो ये वैल्यू अब चली जाएगी वेरिएबल के अंदर, ठीक है ना, इनटू, इसको मैं दे दूंगा एल काउंट नाम, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, सिलेक्ट करो काउंट ऑल, ठीक है। इस लाइन को इग्नोर करें अभी, इसको समझने से, सिलेक्ट करो काउंट ऑल फ्रॉम पर्सन टेबल, ठीक है ना। अभी मैं प्रोसीजर में इसको इस तरह से दे दूंगा, नहीं प्रोसीजर में नहीं चलता, तो प्रोसीजर में हमें इस वैल्यू को वेरिएबल के अंदर देना होगा, और वेरिएबल इसकी वैल्यू को टेम्परेरी होल्ड करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन करना है, तो वो इसके बाद जो है ना वेरिएबल यहाँ डिफाइन होता है, तो मैं वेरिएबल का जो मैंने नाम दिया है ना वो उसको यहाँ दे दूंगा, और इसकी मैं यहाँ पे लेट से एल काउंट की डेटा टाइप दे दूंगा। आई गेस मैं नंबर भी दे सकता हूँ क्योंकि काउंट ही है ना, और नंबर भी दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ नंबर के बाद कॉलन देना है। देखें यहाँ पे देखिएगा, ये बड़ा फर्क होता है, जब आप पैरामीटर के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू पास करते हो ना, तो यहाँ पे आप मुसलसल कॉमा यूज करोगे, कॉमा लास्ट में नहीं करोगे कॉमा, ठीक है ना, ये बताया हुआ है। बट यहाँ पे अगर मैं कोई आई पर्सन आईडी भी देता लेट से, ठीक है ना, और मैं यहाँ इसको डेटा टाइप नंबर देता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुसलसल कॉमा दे रहा हूँ। बट जब मैं वेरिएबल पास कर रहा हूँ ना, तो एक तो वेरिएबल का नाम इसके बाद आएगा, और उसके बाद नंबर, यानी जो भी डेटा टाइप आएगी उसमें यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, इस दफा यहाँ पे ये सेमी कॉलन आएगा सबके बाद, ये है, ठीक है। एक और चीज भी दिखाता हूँ, लेट से मैं
एक और भी वेरिएबल पास कर रहा होता, एल वी करके कर लेते ना वेरिएबल, तो इस तरह से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे चेंज किया ना, नाउ आई हैव टू चेंज इट ओवर हेयर एज वेल, क्यों? क्योंकि ये मैच करना चाहिए, वरना ये एरर दे देंगे कि यार इस नाम का तो कोई है ही नहीं आपने डिफाइन। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एल वी करके लेंथ भी देता, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने ऊपर देखा जब मैं यहाँ वार चार्ट 2 डिफाइन कर रहा था ना, तो नॉर्मली टेबल क्रिएट करते हुए तो हम लोग उसकी लेंथ देते हैं, तो इनपुट पैरामीटर में नहीं दे रहे, ठीक है ना। बट जब हम वेरिएबल देंगे ना, उसमें हमें देनी है, क्या मतलब, यहां पे जब मैं दूंगा ना तो मुझे इसकी लेंथ देनी है। अच्छा, अब बार बार मैं बहुत कॉमन जो मैं शुरू में मैं बार बार प्रोसीजर्स में मिस्टेक्स करता रहा और मैंने बहुत मुश्किल से और बहुत टाइम लेके समझा। मैं अभी कंपाइल करने की जगह इस चीज पे बार बार फोकस करता हूँ, सवाल हो तो बताइए। जितना भी हमारा इनपुट पैरामीटर है उसका हम नाम पहले देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसकी डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। डेटा टाइप के साथ हम लेंथ नहीं देते इनपुट पैरामीटर में, पॉइंट वन। जब हम नेक्स्ट पैरामीटर में मूव कर रहे होते हैं तो पुराने पैरामीटर को क्लोज करते हैं कॉमा के साथ, ये एक इसका स्टैंडर्ड है। तो होपफुली ये क्लियर हुआ क्या, कि पैरामीटर को हम कॉमे से क्लोज करते रहेंगे अंटिल द लास्ट वन, ठीक है। लास्ट वन के बाद कॉमा नहीं आएगा, और यहाँ पे हम उसकी लेंथ नहीं देंगे टेबल की तरह। नाउ आफ्टर इज हम सारे वेरिएबल डिफाइन करते हैं बिफोर द बिगिन सेक्शन, ठीक है ना। ये भी हमारा पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन है। यहाँ पे हमने अच्छा, वेरिएबल का नाम हमें पहले नहीं पता होता, क्यों? इनपुट पैरामीटर तो हमें पता है ना, फ्रंट एंड के साथ सेटिंग हो गई, वो बताएगा यार ये पास करूंगा, आपको पता है। वेरिएबल तो जब आप स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हो ना यार, जब जब आपको पता लगते जाते हैं, तो आप यहाँ पे आप जो लिखते हो वो वहां जाके ऊपर आप ऐड कर देते हो, ठीक है ना। तो वेरिएबल तो आपको जैसे जैसे आप स्क्रिप्ट लिखते जाओगे, आपको वेरिएबल क्यों लिखना है वो आप बाद में ऐड करोगे। कभी भी नहीं हो सकता कि आप वेरिएबल सारे जाके शुरू में ऐड कर लो, क्योंकि आपको नहीं पता नीचे आप कौन कौन से वेरिएबल यूज करो कहाँ कहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज तो आहिस्ता आहिस्ता बाद में पॉपुलेट होती रहती है। एक चीज यहाँ पे आप जब डेटा टाइप डिफाइन कर देते हो, जैसे व्हाट्सएप नंबर के साथ, तो आपने देखा ना हमने कभी भी नहीं दिया। हालांकि यहाँ पे भी हम एक चीज होती है, अगर आपको डिटेल में पढ़नी हो ना, तो हम इस तरह से करते हैं नंबर की, और ये कहलाती है प्रिसिजन, और ये कहलाता है स्केल। अभी क्या होता है, अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, बट अगर कोई भी नंबर के बारे में, प्रिसिजन और स्केल के बारे में पढ़ना चाहे तो जाके पढ़ सकता है। बट यहाँ पे वर्ड 2 जैसा हमने डिफाइन किया ना, यहाँ पे हम वेरिएबल में लेंथ देंगे, प्लस एवरी टाइम हम वेरिएबल को सेमीकोलन से क्लोज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स। कोई इनपुट पैरामीटर कहता है इसको, कोई पैरामीटर कहता है, सेम थिंग। तो ये डिफरेंस है बहुत बड़ा बिटवीन पैरामीटर्स एंड द वेरिएबल, कि क्या कॉमा वर्सेस सेमीकोलन, लेंथ लेंथ वर्सेस नो लेंथ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अब आपने जैसे ये प्रोसीजर कंपाइल कर दिया, ठीक है ना, तो ये इसने दिखा दिया कंपाइल, अगर एरर होते नीचे एरर आ जाते, ठीक है ना। अभी हमें ये कुछ डिस्प्ले तो करेगा नहीं प्रोसीजर, तो अब हम इसमें जाके जैसे हमने हम हमें हमें अभी, क्योंकि हम इसको आगे यूज भी करते हैं बहुत सारी चीज, अब मैं को यहाँ दिखा नहीं रहा है ये प्रोसीजर जो मैंने बताया, जैसे बताया था। तो क्या किया, सिंगल क्लिक किया, हाईलाइट किया, राइट क्लिक किया, रिफ्रेश किया, आ गया वो प्रोसीजर, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है ना। अब मैं अगर ये देख रहा हूं, मैं सिलेक्ट ऑल आउट फ्रॉम प्रोसीजर, ठीक है ना। अब ये अगर मैं इसको रन करूं, तो ये बेसिकली मैं तो कुछ भी रन करूं ये मुझे काउंट ही दे रहा है, क्योंकि मैं किसी स्पेसिफिकली किसी चीज की बेस पे मैं वो नहीं किया हुआ ना, तो अभी यहाँ कोई वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है ना। अब मैं अगर यहाँ पे कह देता हूँ कि यार ये टेबल में रन करता हूँ, हमने देखा मोस्ट कॉमन क्या है, 7 1 लास्ट नेम, ठीक है ना। हमने यहाँ पे ये वेयर की कंडीशन भी मार दी, वेयर लास्ट नेम इज इक्वल्स टू आई लास्ट नेम, ठीक है ना। ये आ गया। अब हमें इसका काउंट लेना हो, तो अभी हम इसको अगर, अब ये देखें मैं क्रिएट और रिप्लेस यूज किया हुआ ना, अब मैं इसको बार बार यहाँ पे ही जाके, यहाँ पे ये प्रोसीजर के अंदर हूं मैं इस वक्त, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये देख रहे हैं आप, डबल व्हील का, इस पे सिंगल क्लिक करेंगे ये खुलता है कंपाइल, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये कंपाइल हो गया, रिकंपाइल कर दिया आपने नए अब एडिट कोड के साथ, ठीक है ना। अब ये आपको वो नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। अब आपको पता है कि अभी भी अगर आप इसको रन करते रहेंगे, लास्ट नेम भी इवन आप ये दे देंगे ना, तो आपको ये आपका ये आ गया, रन किया आपने, लास्ट नेम यहाँ पे दिया भी जैसे,
वैल्यू कैसे देनी है वो हमने देखी थी यहाँ से भी और डिक्लेयर से भी बाहर करके। तो ये आपको यहाँ आउटपुट दिखाता नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। हमें वैसे ही देखने के लिए अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है TBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, ठीक है ना। ये हम यूज करते हैं, हमने ये यहाँ पे यह डाला, हमने इसमें क्या दिया, द टोटल काउंट इज, ठीक है ना, यहाँ ये कर दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करके यहाँ वेरिएबल को दे दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब ये कॉन्कैटिनेट की भी मैं एक दफा कॉन्कैटिनेट वगैरह हर चीज की कॉन्कैटिनेट की वो दूंगा टास्क में, और आउटपुट दिखाने की दूंगा। तो ये हम सब काफी बार पढ़ चुके हैं, बट हमें अब रिपीट करना होगा, ठीक है ना। ये जाके यूं कंपाइल कर दिया एक दफा। अब आप अगर देखते हैं ना, मैं इसको ये रन करूंगा कि काउंट मुझे आउटपुट कर दो बेसिकली। तो ये देखें यहाँ एंड में दिखा रहा है द टोटल काउंट इज 12। अब आपको लेट से कंफर्म करना है ये सही आ रहा है नहीं आ रहा। आप कैसे करेंगे, ये कॉपी करिए स्क्रिप्ट को, बाहर चलेगा अपने रेगुलर स्क्रिप्ट पे, ठीक है ना। और यहाँ अच्छा यहाँ पे इनटू नहीं चलेगा सिलेक्ट के अंदर। अगर मैं अभी ये रन करूंगा ना 1 मिनट में, वो नाम उठाता हूँ जो आपने यहाँ पे पेस्ट किया था। अच्छा अब जब आप ये अपने इसमें यहाँ पे ये करेंगे ना, ये कर रहे हैं ना, नॉर्मली तो अपनी सिलेक्ट चलती थी, अब यहाँ पे ये वेरिएबल का एरर थ्रो कर देता है। अगर आप सिलेक्ट में इसको यूज करेंगे इनटू में, ठीक है ना, ये मिसिंग कीवर्ड कह दिया, इतना कोई अच्छा डिफाइन नहीं कर रहा है इस एरर को। तो या तो आप इसको कमेंट आउट कर दें तो भी ये चल जाएगा, या फिर मैं मोस्टली तो ये करता हूँ कमेंट आउट की जगह इनटू की जगह इसको एस कर देता हूँ। तो ये मुझे वी काउंट के कॉलम के अंदर काउंट दिखा देगा। अब ये देखिए टोटल काउंट क्या आ रहा है यहाँ, और हमारा जो प्रोसीजर रन हुआ उसमें भी 12। अब आप पूछ रहे होंगे ये हम क्यों यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि आगे जाके हम काफी कंडीशनें लगाते हैं, उनमें हम एग्जिस्टिंग काउंट ले रहे होते हैं, उस एग्जिस्टिंग काउंट को लेके फर्दर नए वैल्यू ऐड कर रहेंगे, उन उनमें फिर काउंट लेंगे। बट असल मकसद अभी यहाँ पे ये था कि किस तरह से वेरिएबल लगाया जाता है, किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। सो अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 पॉइंट हैं वो ये हैं, प्लस कॉन्कैटिनेट करना इन पैरेलल बार से मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, ये चीज आ जानी चाहिए। और मैंने बार बार बताया है DBMS आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन हम रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ सिंगल कोट में मैंने जो दिया वो हार्ड कैट वैल्यू आ गई। यहाँ की वी काउंट को अगर मैं कॉमा लगा दूंगा ना, जो मैंने मना किया कि कभी भी हम पैरामीटर को या वेरिएबल को सिंगल कोट में नहीं डालते, क्योंकि अगर हमने सिंगल कोट में डाल दिया ना मतलब हमने इस चीज को भी हार्ड कोड कर दिया ऐसे करके, ठीक है ना। हार्ड कोड कर दिया मतलब अभी यहाँ पे 12 दिखा रहा था, मोस्ट लाइकली ये इस दफा ये हमें वी काउंट ही दे दिया इसने। क्यों, हमने इसको हार्ड कोड कर दिया, हमने इस वैल्यू को काउंट ही नहीं होने दिया। इसने बस जो सिंगल कोड में चीज थी उसने इसको पढ़ ली। जब हम ये सिंगल कोट हटाते हैं तो ये बेसिकली एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू काउंट करके इस जगह पे लेके आता है। तो ऑलवेज मेक श्योर व्हेन यू यूज एनी वेरिएबल और इनपुट पैरामीटर, नेवर पुट देम इनसाइड सिंगल कोट्स। ये एक बहुत मैंने ये शुरू में थोड़ी गलतियां की थी, बट ये देखें इस दफा ये 12 आ रहा है। अगर मैं कोई और नाम यूज करूं यहाँ से देखूं जो एक आध बार है, जैसे हम करते हैं कि ये लास्ट नेम में अगर मैं फार डालूं इस तरह से, अगेन डेटा इज केस सेंसिटिव। सो अगर मैं गलत तरीके से फाहर डालूंगा यहाँ, मैं अगर इसको कैप्स में डाल दूं सो इट विल गेट 0। द रीजन डेटा केस सेंसिटिव है, यहाँ पे मैंने कोई उसको केस सेंसिटिविटी का वो पास नहीं किया हुआ। तो ये देखें ये क्या लाएगा, काउंट 0, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ नहीं दिया, बट हमने लोअर और ये सब चीजें पड़ी हुई हैं, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे इसको आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ, चले अब मैं यहाँ पे फहद दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप सिलेक्ट में आपको लोअर और अपर यूज करना आता है ना, मैं ये कैसे दे रहा हूँ, इसको अपर में दे रहा हूँ ना, तो ये देखें 0 ला रहा है। बट हमें पता है फहद के नाम से एक वैल्यू मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फिर इसको अपर कर देंगे, राइट। तो अब ये मतलब ये डेटा को अपर में एक्सेप्ट कर लेगा। मैं इसको रन करूंगा, देखिए काउंट आ गया 1, राइट। तो इसी तरह मैं प्रोसीजर में किया, अगर मुझे इसको भी चेंज करना, मैंने कहा ना जितना हमने सीक्वल यूज किया है वो सब का सब प्रोसीजर के अंदर एग्जैक्टली उसी तरह से यूज होता है। और मैंने इसको कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने के बाद में अगर मैं जब यहाँ से इसको रन करूंगा
तो ये इस बार देखें काउंट आ गया हमारा। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने यहां से इस लास्ट नेम को कह दिया कि भाई इसको एज अ अपर एक्सेप्ट कर लो। अब इस दफा अगर मैं एक्चुअल केस से दूंगा तो मोस्ट लाइकली ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब मैं इसको इस तरह से देता हूं जो कि इसका है, देखते हैं क्या होता है। अब ये देखें इसने 0 दे दी, क्यों? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब ये क्या होता है, फ्रंट एंड से इवन आप स्मॉल में टाइप करो, या आप जैसे फ्रंट एंड का मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है ना, अकाउंट क्रिएट करने की, उसमें आपका मसला नहीं है, आप उसमें स्मॉल में टाइप करो, आप उसमें लोअर में, अपर में, जैसे भी टाइप करो ना, जब फ्रंट एंड वाला डेटा प्रोसीजर को डेटा फीड कर रहा है ना, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो कहता है यार डोंट वरी, मैं तुम्हें सारा का सारा डेटा ना अपर केस में प्रोवाइड किया करूंगा, तो तुम अपनी सारी कंडीशन ऐसे लगा दो कि जो तुम स्टोर कर लुकअप करोगे या स्टोर करोगे ना, सब अपर में करोगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ जाके अपर लगा दूंगा। मुझे पता है उसने मुझे डेटा चाहे अंदर कैसा भी हुआ है, मुझे उसने हमेशा अपर केस में पास करना है। तो मेरी भी जिंदगी आसान हो जाएगी और मेरा डेटा इस तरह से लग जाएगा। तो इस तरह से ये वेरिएबल को अभी समझना जरूरी है कि हम वेरिएबल को किस तरह से हम यूज करते हैं और कैसे डिक्लेयर करते हैं। आई थिंक 10 मिनट की नमाज की ब्रेक ले लेते हैं, 8:40 पे आते हैं इंशाल्लाह। और फिर कोई वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो इंशाल्लाह मुझे बता दें, मैं उसका आंसर करता हूँ। लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक। हमें एक समहाउ इस कंडीशन को ट्रू करना हो तो हम क्या कह देंगे कि भाई वी काउंट ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1 हो ना, तो अपडेट रन कर दो ये वाली। ठीक है, अब इसको कंपाइल कर लेते हैं हम दोबारा से, इस बार फिर से रन करते हैं। हो गया, ये यहाँ कह रहा हो गया भाई। अच्छा, अब जाके आप सिलेक्ट रन करें। ठीक है जी, ये सिलेक्ट रन की, तब क्यों नहीं हुआ फहद का? ओ ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे वो जो फहद का नाम पास कर रहा हूँ ना, अपर केस में कर रहा हूँ, तो मुझे ये अपर की कंडीशन पे लास्ट नेम की वैल्यू पे यहाँ पे भी लगानी होगी। तो मैंने देखा ना वो क्यों नहीं हुआ, तो मोस्ट लाइकली इसी वजह से नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे, इंशाल्लाह उस चीज से आ जाएगी। तो अब ये रन करूंगा इसको, मैंने कह दिया हो गया भाई, जाके देखो। तो मोस्ट अभी देखें, इसने इसको जो में कर दिया। वो क्यों कर दिया इसने? जब हम प्रोसीजर में जाते हैं तो उसने क्या कहा, पहले तो काउंट लो, और वो कह रहा है अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो ना, तो इस अपडेट स्टेटमेंट को रन कर दो और एंड करो और आउट हो जाओ। तो ये तो एक बहुत एक्सट्रीम बेसिक कोड है कि मतलब जो पैक टेस्टिंग के लिए, मगर अगर आपको यहीं से ये बेसिक समझ में आई ना, तो उसके बाद हम कल में हम अभी हमने ये इंसर्ट अपडेट डिलीट किया, राइट, हमने डीएमएल यूज की। अब तक आपको पता होना चाहिए डीएमएल स्टेटमेंट कौन सी होती है, डीडीएल कौन सी होती है। अगर नहीं पता तो आपका अल्लाह ही मालिक है। ठीक है, अच्छा जी। तो अब ये हम जो 3 डीएमएल हम यूज कर चुके हैं, प्रोसीजर में मोस्टली हम 4 काम कर रहे होते हैं। क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। ये 4 काम कर रहे होते हैं, राइट। तो अभी मैंने आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट दिखाया। मैं कल मेनली प्रोसीजर बनाऊंगा जिसमें हम सिलेक्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे वहां पे इनर जॉइंस यूज करेंगे, सब कुछ यूज करेंगे, बट वो हम कल पे रखते हैं। बट आज का मेन टॉपिक ये था कि मैं प्रोसीजर में आपको दिखाना चाहता था कि हम वेरिएबल किस तरह से यूज करते हैं। अब इसने इसकी वैल्यू को टेम्परेरी रखा हुआ है। मे बी पॉसिबल यहाँ पे जाके मैं अपना एक और काउंट रन करूं, ठीक है ना, वी काउंट को, और यहाँ पे इस स्टेप पे इसकी वैल्यू डिफरेंट आ जाए। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं यहाँ पे मैंने पहले एग्जिस्टिंग का काउंट लिया ना रिकॉर्ड का टेबल के, ठीक है ना, तो यहाँ पे 11 रिकॉर्ड थे, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे मैंने एक कंडीशन रन करी और नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। अब मैंने नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो हो सकता है कि अब यहाँ पे मैं काउंट रन करूंगा ना, तो वो 11 की जगह 12 हो जाएगा। तो इस जगह पे वेरिएबल अपनी वैल्यू होल्ड करेगा 11, बट वही वेरिएबल इस जगह पे वैल्यू होल्ड करेगा 12। मतलब क्या है कि ये वेरिएबल जो है ना, बेसिकली टेम्परेरी वैल्यू को होल्ड करता है, और आप इसको जब जब आप कैलकुलेट करते रहोगे ना, तो वो एवरी टाइम उस वैल्यू को करंट वैल्यू से इंक्रीज करता रहेगा। तो कभी भी वेरिएबल की होल्ड जो वैल्यू है वो परमानेंट नहीं होती भाई, वो चेंज हो जाती है। अब अगर मैं इसी वेरिएबल को बार बार यूज करता रहूंगा यहीं के काउंट के,
तो ये मुझे वही 11 11 11 11 11 11 ही देता रहेगा। मगर अगर मैंने यहाँ पे जाके एक और काउंट ले लिया, तो वो और इंसर्ट हुआ है नया इस जगह पे, तो यहाँ का काउंट 11 आएगा, यहाँ का काउंट 12 आएगा। नहीं समझ में आ रही, मैं दोबारा बताता हूँ। हमने डेफिनेशन, आप लोगों ने, मुझे 3 4 लोगों ने रिप्लाई भी किया कि काउंट क्या करता है, टेम्परेरी वैल्यू होल्ड करता है। बट इसका मतलब क्या है, वो तो आपने गूगल करके या थ्योरी समझ के मुझे भेज दिया ना जवाब, बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखें, इसका मतलब पर्सन टेबल में इस नाम के बदले में यहाँ पे इस वक्त 11 रिकॉर्ड मौजूद है। लेट से अभी के सिनेरियो में एक रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन रन करी, अगर वो ट्रू हो जाती है, मैंने कहा पर्सन टेबल में एक और इंसर्ट कर दो इसी नाम और इसी डिटेल को लेकर, ठीक है। अगर हम थ्योरी देखें, हम सिलेक्ट स्टेटमेंट रन करें, तो अब यहाँ पे एक की जगह इस जगह पे पहुंचे, इंसर्ट के बाद 2 रिकॉर्ड हो गए, राइट। तो अगर मैं इस जगह पे फिर इस काउंट को दोबारा रन कर दूंगा ना, इस काउंट को, राइट, तो इस जगह पे ये काउंट वैल्यू होल्ड करेगा 1, बट इस जगह पे ये काउंट वैल्यू होल्ड करेगा 2। क्यों? क्योंकि टेम्परेरी वैल्यू होल्ड करता है। एक और चीज बताने की यह है, अगर मैंने यहाँ काउंट रन नहीं किया, क्योंकि मैं काउंट रन कर रहा हूं तो वो नया काउंट रन करेगा ना। अगर मैं इसी वेरिएबल की वैल्यू को बार बार की कंडीशनों में यूज करता रहूंगा, तो ये 1 ही वैल्यू यूज करेगा, क्योंकि मैंने इसका काउंट ही नहीं रन किया, तो उसका काउंट बढ़ेगा कैसे? तो ये कुछ थोड़ा मे बी प्रैक्टिस और करेंगे तो इंशाल्लाह एक आध और में भी एग्जांपल कर दूंगा, बट मेरी एग्जांपल से मेरी, आई कैन नॉट कवर ऑल द टॉपिक्स फॉर श्योर। ये तो आपको अपनी मेहनत करनी है, यू हैव टू वॉच यूट्यूब वीडियोस, यूडीमी पे जाके कोर्स बाय करें, वहां पे कोर्सेस करें, यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखें, प्रोसीजर्स बनाएं, प्रैक्टिस करें, तो समझ में आएगा। लाइक आई कैन ओनली कवर मैक्सिमम 10%, राइट, यू हैव टू कवर 90%। अभी मोस्टली लोग कैन नॉट कवर इवन माई 10% बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट श्योरली। सो देन after the class we will have no connection, क्योंकि I think maybe you guys lost somewhere and never asked me for help or anything. So most of the people currently, उनको ये सब कुछ दिखने में लग रहा होगा, समझ में आ रहा है, बट बेसिकली वो ऊपर से जा रहा है सब कुछ। क्योंकि अभी आप ये खुद करने बैठेंगे कुछ भी समझ में नहीं आना, क्योंकि you guys are too far ahead। तो अब उसके लिए अगर किसी को अभी भी ऑफर करनी है, सो थैंकफुल टू हफीज, ही पुट ऑल द वीडियोस। आप लोग जाके वीडियोस देख सकते हैं, पुरानी सारी की सारी आपको दोबारा से W3 से सारी चीजें वापस करनी होंगी, फिर इस PL/SQL के ऊपर आके ये सारा वापस करना होगा जितना मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर 1 बाय 1 मेरी सारी, जब ये आप सारे टैब्स कर लें इसके और उसके, तो आपको जाके जो है उसको दोबारा से करना होगा। गिव मी अ सेकंड, आई थिंक। तो फिर मेरी टास्क वगैरह करके शायद यू गाइस कैन कैच अप कि हम लोग कहाँ हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ से जो क्लास एक बार खत्म हो जाएगी, उसके लिए आई हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन एवरी इंडिविजुअल फॉर प्रिपरेशन इंटरव्यू एंड ऑल दैट। And definitely I'm not going to spend a time at all after the class for those people who are not ready for it, right? क्योंकि मेरे पास भी अब इतना टाइम नहीं होगा क्लास के बाद। तो उसके लिए if you guys might have a week or two to catch up with everything, otherwise if you guys can ever cover all of these things, then you guys are more than welcome to let me know कि you guys are ready. I'm gonna send you some details, do a mock interview with you। अगर मुझे लगेगा कि आप लोग उस लेवल पे हैं, तैयारी करी है, तो I can further proceed with you guys। Otherwise it didn't look good to me right now with at least I'll say 75% of the people in this class। सो ये प्रोसीजर की ये मैंने कुछ चीजें बताई थोड़ी सी। अभी मैं इस दफा की टास्क जो दूंगा उसमें थोड़ा प्रोसीजर बनाने का भी दूंगा, कॉन्कैटिनेशन बार्स की भी एग्जांपल करने को दूंगा, DBMS आउटपुट की एग्जांपल, क्योंकि ये मैं काफी पढ़ा चुका हूँ बट ऑफ कोर्स हमने प्रैक्टिस नहीं की, तो इसमें अब आप लोगों को सब करने को मिलेगा। वेरिएबल का मैं 2 बार पढ़ा, इनपुट पैरामीटर की है हम 2 क्लासों से समझ रहे हैं क्या होता है। प्रोसीजर का बेसिकली किस तरह से लिखा जाता है, सिंटेक्स क्या है, किस तरह से प्रोसीजर को कॉल किया जाता है, एक बार वो तरीका फिर से दिखा देता हूँ। अगर आपको यहाँ इस प्लस बटन के साथ नहीं करना, तो आपने यहाँ प्लस पे क्लिक किया, आपने इसको कॉपी किया यहाँ से सारा,
ये एक्स्ट्रा शीट पे पेस्ट कर दिया, राइट। और यहाँ पे आके आपको जिस भी चीज के थ्रू रन करना है, इस वाले पोर्शन के अंदर आप वो चेंजिंग करेंगे और कंपाइल कर देंगे, और आपका बेसिकली प्रोसीजर रन हो जाता है। और उसको जो भी अपडेट करनी होगी, जैसे यहाँ पे आपने देखा ये जो हो रहा है, दफा पे अगर मैं यहाँ पे ये प्रोसीजर में हमने हार्ड कोड कर दिया था ना, अगर मैं यहाँ जो की जगह यहाँ पे आई फर्स्ट नेम पास कर दूं, ठीक है ना, आई फर्स्ट नेम, यानी कि अगर हम इसको पढ़े हैं अपनी अपडेट स्टेटमेंट जो हमें आती थी, उसमें क्या अपडेट कर दो पर्सन टेबल को सेट फर्स्ट नेम तो कॉलम नेम है ना टेबल का, ठीक है ना, सेट कर दो फर्स्ट नेम को अगेंस्ट द पैरामीटर वैल्यू आई पास, वेयर लास्ट नेम की वैल्यू हो अगेंस्ट द पैरामीटर नेम आई पास। तो अब यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने कहा भाई आई लास्ट नेम तो मेरा फहाद, ये दफा फर्स्ट नेम भी मैं चेंज कर रहा हूँ, और आप इसको ये कर दो, ठीक है, और इसको आप रन कर दो। तो अब आप देखेंगे मोस्ट लाइकली कि वो जो आ रहा था वो अब इसमें डो में चेंज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने जो प्रोसीजर रन किया और इसमें ही हमने अपडेट की प्रैक्टिस की है, तो आप ये देखें वही एग्जैक्टली अपडेट स्टेटमेंट रन हो रही है, बट इंस्टेड ऑफ आई एम पासिंग हार्ड कोडेड वैल्यूज जो हम रेगुलर अपडेट्स करते थे, मैंने यहाँ पे इस पैरामीटर को पास कर दिया। इवन एक और ऐसी फनी चीज दिखाता हूँ आपके लिए, हम मल्टीपल अगर करते थे तो हम कैसे करते थे, एज ना, तो अब मैं कह रहा हूँ एज को आप वैल्यू एज को भी ऐड कर दो। आपको पता होगा नेक्स्ट अपडेट के लिए हम यहाँ कॉमा डालते थे, और मैं बोल रहा हूँ एज को वैल्यू क्या दे दो, एज को काउंट की वैल्यू दे दो भाई, जो भी काउंट की वैल्यू हो ना, ऐसी प्रैक्टिस के लिए दिखा रहा हूँ वो दे दो। अब आपको पता था जब हम ये रन कर रहे हैं तो काउंट क्या आ रहा था, 1। अगर अभी आप यहाँ देखें तो इसकी एज क्या आ रही है, 30 आ रही है ना। अब आप देखिएगा जब ये प्रोसीजर ये रन होगा यहाँ पे, तो अब आप जाके देखेंगे तो मैंने कहा है काउंट की वैल्यू असाइन कर दो। तो इसी तरह जैसे हमने यहाँ बताने का मतलब ये कि हम इनपुट पैरामीटर को भी असाइन कर सकते हैं वैल्यू देने के सामने, इसी तरह हम वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं, बट इट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट कि हमें यहाँ पे इन कॉलम्स को अपडेट अगेंस्ट किन वैल्यूज के करना है। सही है, तो बताने का मतलब ये हम इसको वेरिएबल के थ्रू भी अपडेट कर सकते हैं, इसको हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये चीजें थी, बट अगर इन पे किसी का कोई सवाल है तो प्लीज लेट मी नो, प्रोसीजर रिलेटेड कोई भी। कल की क्लास में हम मोस्ट लाइकली प्रोसीजर पढ़ेंगे जिसमें हम सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, और उसमें मैं आपको जॉइंस वगैरह लगा के दिखाऊंगा कि हम किस तरह से प्रोसीजर भी लिखते हैं और उसके अंदर सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ज्वाइंस कर रहे होते हैं, और उससे बेसिकली डेटा फैच कर रहे होते हैं, और डेटा डिस्प्ले कराएंगे कल हम सारा का सारा मल्टीपल टेबल से वो किस तरह से दिखाता है। तो ये जो हमारा प्रोसीजर यूज होता है ये हमारा यूज हो रहा है मेनली इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए। दो तरह के प्रोसीजर हम क्रिएट करते हैं, हाँ ये दो सेपरेट जरूर होते हैं, एक जो हम डेटा को रिसीव करते हैं फ्रंट एंड से, ठीक है ना, और दूसरा हम प्रोसीजर करते हैं जो हम फ्रंट एंड यानी जो हमारा यूआई है, जो हमारी वेबसाइट है। एक तो वेबसाइट से हमें डेटा रिसीव होता है ना, अब जो हमें डेटा रिसीव हो रहा है वो हम रिसीव करके हम क्या करेंगे, या इंसर्ट कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे, या डिलीट कर रहे होंगे। बट उसके बाद हमें जो वेबसाइट है उसको डेटा डिस्प्ले भी कराना है जो आपको दिख रहा होता है, तो उसके लिए हम डेटा को फैच करते हैं टेबल से और उसको डिस्प्ले कराते हैं। तो अभी तक जो मैंने प्रोसीजर बनाए हैं ना, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंसर्ट डिलीट कर रहे हैं, तो डेटा रिसीव कर रहे हैं वेबसाइट से। अब जो हम कल प्रोसीजर बनाएंगे ना, उससे हम डेटा रिटर्न करेंगे, तो कैसे वो डेटा दिखाता है मैं कल वो वाले प्रोसीजर कुछ बना के दिखाऊंगा सिलेक्ट के, और उसमें हम सिलेक्ट करेंगे, इनर ज्वाइन यूज करेंगे, ताकि आपको ये भी आइडिया हो। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने अब तक जितना पढ़ा है W3 सीक्वल में या इवन इस PL सीक्वल में, यहाँ पे ये सब का सब अंदर अब यूज होता है प्रोसीजर के अंदर डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अभी मेरा एक क्वेश्चन था। आपने जो शुरू में बताया था कि आप जब आई फर्स्ट नेम आई पर्सन आईडी में आप उसकी एक लेंथ नहीं मिनट, दे। आवाज बहुत स्लो आ रही है, मैं देखूंगा शायद मेरे पास स्लो हुई है। जी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी अभी? जी अब क्लियर है। ओके, तो ये जो शुरू में जब आई फर्स्ट नेम और आई पर्सन आईडी आपने उसको मतलब वार चार्ट टू और नंबर वगैरह तो दे दिया, लेकिन लेंथ नहीं दी, वो आपने बताया कि जरूरत नहीं है इधर। हाँ, लेकिन ये लेंथ अगर जब एंट्री के टाइम पे अगर ये लेंथ इज मोर देन व्हाट इज डिटरमिन्ड इन द टेबल, देन व्हाट हैपेंस? देन इट विल द एक्सेप्शन। और ये अभी इवन जो आपने केस करा ना, ये हमारे रियल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हुआ
किसी ने लेट से किसी नंबर को या किसी चीज को 12 कैरेक्टर का दे दिया, ठीक है सर, तो उसने, और जब हमारा वो रन हुआ ना तो वो सीक्वेंस इतना बढ़ चुका था, इतने मतलब 20 साल से वो सीक्वेंस यूज हो रहा था कि उस वैल्यू को एक्सीड कर दिया। तो जब यूजर कोई नया हमारे पास वो कर रहा है ना, तो कस्टमर की कंप्लेन आई कि भाई हम इंसर्ट वो हम यानी डेटा ऐड कर रहे हैं, हमारा हो ही नहीं रहा। अब उनको तो इतना ही पता है कि वो नहीं हो रहा, वो फॉर्म के ऊपर ऐड कर रहे हैं नंबर को, वो नहीं हो रहा, उनको नहीं पता क्यों हो रहा। अब हमारे पास कंप्लेन आई, फौरन हमारे क्यूए डिपार्टमेंट ने उसको एप्लीकेशन में जाके टेस्ट किया, उन्होंने भी कह दिया नहीं हो रहा, हमें इतना बता दिया नहीं हो रहा। अच्छा भाई, हमने उसको लोअर एनवायरनमेंट में रिपो किया, लोअर में वो चल रहा। अब हमें समझ में नहीं आ रहा, लोअर में इसलिए चल रहा है कि लोअर में सीक्वेंस नंबर नीचे ही थे, ठीक है ना, बट प्रोडक्शन में सीक्वेंस नंबर बहुत हाई जा चुके थे। ठीक है, तो हम दो चीजें होती हैं, एक तो हम प्रोसीजर लिख लेते हैं ना, यहाँ पे मैं आपको वही एक्सेप्शन वाली बात दिखाऊंगा। हम यहाँ पे अपनी एरर हैंडलिंग टेक्निक्स भी लिखते हैं, जिसमें वो बताता है कि किस स्टेप पे जो है ना वो कोड फेल हुआ है, ठीक है। जब हमें ये पता लग गया कि स्टेप पे लेट से वो इंसर्ट पे फेल हुआ है, मैंने वो इंसर्ट उठाई, प्रोडक्शन में गया। हमारा उस वक्त प्रोडक्शन में अलाउ होता है थोड़ी टेस्टिंग करना ना, क्योंकि कस्टमर की इशू आया हुआ। मैं उसको इंसर्ट कर रहा हूँ ना, उसने एरर देना शुरू कर दिया कि भाई ये आपकी लेंथ का इशू आ रहा है। फिर हमने जाके उस लेंथ को बढ़ाया, राइट, हमने ऑल्टर टेबल की कमांड की, उस कॉलम की लेंथ को बढ़ा दिया, राइट, मैक्सिमम लेंथ को ले गए और उसको सेव कर दिया। सेव करके मैंने इंसर्ट किया, वो हो गई। तो आपके सवाल का जवाब में कि ये इवन एक्चुअल एनवायरमेंट्स में भी ये बहुत होता है। सो दैट्स वाई जैसे वर्ड चार्ट 2 है ना, तो हम कोशिश करते हैं इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है ना वो दे दो। बट ऑफ कोर्स इट डजंट मेक सेंस कि हमें पता है कि कोई टेक्स्ट आना है, हम हम हमें ये भी तो देखना होता है ना कि जब वो हम वेबसाइट पे डिस्प्ले कर रहे हो, हम उनके बॉक्सेस भी बने हुए होते हैं ना, तो वो इतना एक्सट्रीम भी हम अलाउ नहीं करते कि वो पेज से ही बाहर हो जाए। तो इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, प्लस आपके एक्सपीरियंस से आपको आइडिया हो जाता है कि यार कितनी दे देनी चाहिए, राइट। तो आप उतनी ही उसको अलाउ करते हैं मोस्ट लाइकली। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग टेबल, कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं ना अपनी, तो उनकी, जैसे यहाँ पे हम टेबल क्रिएट की कैसे देखते हैं, हम यहाँ पर्सन पे गए, कॉलम में गए ना, यहाँ हमने यहाँ इसकी डेटा टाइप दी हुई है और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी 255 कैरेक्टर, 255 100। नंबर में देखें हम डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं ना, तो बस ये जाने दे, कोई मसला नहीं, डेट में नहीं कर रहे, वो वार चार्ट 2 में कर रहे होते। अब हमें पता है कि एड्रेस मतलब 4000 कैरेक्टर का एड्रेस तो नहीं होगा ना, राइट, 500 कैरेक्टर का हो जाएगा। तो इसी तरह से, बट नेम है 4000 कैरेक्टर का तो नहीं होगा ना, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम, राइट, 200 कैरेक्टर का हो जाएगा, 300 कैरेक्टर का। तो इसी तरह आप थोड़ी अपनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इस तरह करते हैं। बट ऑफ कोर्स यू आर वेरी राइट, कभी कभार ये इशू आ भी जाता है, अगर कोई सही से कोई आ जाए ना ना तजर्बेकार और इस तरह का काम कर दे। और असल में जब आप कोड लिखते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप कोड डिप्लॉय कर देते हैं। जब आप कोड लिखते हैं, खासतौर पे आप नए होते हैं, तो जब आप कोड की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना, तो वो आपके मैनेजर को जाती है, और जब मैनेजर को जाती है वो आपका कोड रिव्यू करता है। तो इस तरह की मिस्टेक्स अक्सर जब मैं भी करता था, तो मेरा मैनेजर जब कोड रिव्यू कर रहा होता था ना, मुझसे बोलता था यहाँ तुम्हारी ये कुछ मिस्टेक्स हैं, इनको चेक करो और सही करो। तो मैं उसको सही करके रीसबमिट करता था, अगर उसको लगता था सही तो वो अप्रूव करता है ना, तब जाके वो कोड बेसिकली आगे जाता है, वरना वो आगे कोड नहीं जाता। सो ये एक हमारे पास फिर भी थोड़ा एडवांटेज है कि हम कोड को रिव्यू कर सकते हैं, मैनेजर हमारा रिव्यू करता है। खासतौर पे इनिशियली व्हेन यू ज्वाइन, तो आपके कोड को बहुत ज्यादा रिव्यू किया जाता है, ताकि उसमें कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जो प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो जाए। ये इसके अंदर इसका मतलब है कि सिंस वी कैन यूज ऑल द स्टेटमेंट्स हियर इसके अंदर प्रोसीजर्स के अंदर, तो दैट मींस कि हम उसके अंदर इंसर्ट वाली जगह पे डिफॉल्ट वैल्यू भी कोई दे सकते हैं कि इफ मतलब अगर कस्टमर्स लेट्स से अगर इट इज कनेक्टेड टू अ वेबसाइट और वहां पे हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी दे दें तो वी हम कैन। बिल्कुल 100% दे सकते हैं। यहाँ पे भी हम डिफॉल्ट दे देते हैं, मैंने देखा नहीं है, फिर सबसे पहले तो हम टेबल के अंदर हमारे पास डिफॉल्ट का ऑप्शन मौजूद है, राइट सर, जी। कि वहां पे हम, उसके अलावा जैसे आज मैंने एक टेबल क्रिएट करी, टेबल तो क्रिएट थी, उसमें मैंने एक नया कॉलम ऐड किया। मैंने कॉलम ऐड किया, किस चीज का कॉलम ऐड किया, मैंने मैंने चेक इन रिकॉर्ड का, हम एक ऐप बना रहे हैं, उसके ऊपर चेक इन करनी है हर जगह पे जाके, जैसे हम अपनी चेक इन करते हैं ना फेसबुक के ऊपर भी, तो उसमें हमारे जो इनरोली होते हैं, जो मुझे उनको चेक इन करनी होती है।
तो उसमें मैंने चेक इन रिक्वायर्ड एक कॉलम बनाया, ठीक है ना, और उसको मैंने डिफॉल्ट वैल्यू एन दे दी कि लाइक एवरी टाइम जब भी नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा ना वो एन से क्रिएट होगा बाय डिफॉल्ट। बट अगर एजेंट को, जो पुलिस वाला है, अगर वो चाहेगा ना कि नहीं इसको चेक इन करनी चाहिए, तो वो एक हमने फिर एक जगह यूआई पे दी है, वो वहां जाके क्लिक कर देगा। जब वो वहां क्लिक करेगा ना तो उसके उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे वो एन अपडेट होके वाई हो जाएगा। अब वो वाई क्या करेगा, वो वाई ट्रिगर कर देगा कि यार उसको चेक इन करना है, राइट। तो मैंने क्या किया, जो टेबल क्रिएट की वो डिफॉल्ट वैल्यू एन से क्रिएट किया, कॉलम की वैल्यू, बट मैं उसको ओवरराइड कर सकता हूँ, राइट। तो वो नल नहीं रहेगा एवरी टाइम द रिकॉर्ड क्रिएटेड विद द एन। और यहाँ पे भी आई गेस हम, मेरे को जहन में नहीं आ रहा, बट आई थिंक यहाँ पे भी हम ना डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकते हैं कि अगर इसका कुछ नहीं आए तो डिफॉल्ट वैल्यूज की 0 आ जाए, ये आ जाए, 1 आ जाए, तो हम यहाँ पे भी डिफॉल्ट दे सकते हैं। इनसाइड प्रोसीजर्स भी यहाँ पे भी दे सकते हैं। मैं कल एग्जाम्पल करके बता दूंगा देख के हाँ, कि यहाँ क्योंकि पे हम। ये जो आपने भी एग्जांपल दिए वो भी है, कोई और भी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह हमारी, हम जिस तरह वेबसाइट हमारी होती थी उसके अंदर एक डिफॉल्ट डेट आती थी जब कोई कस्टमर साइन अप कर रहा राइट होता था। राइट राइट राइट। तो वो बाय डिफॉल्ट वो डेट थी, लेकिन कस्टमर कुड चेंज इट इफ दे वांटेड टू। परफेक्ट परफेक्ट, तो वो बिल्कुल इस ही। तरीके से, मैं इस वजह से मैंने पूछा कि जो डिफॉल्ट वैल्यू आती है। लेकिन जो आपने जिस तरह एन वाली को कहा है, तो देन इफ स्टेटमेंट के अंदर वो एन को इग्नोर करेगा अनलेस के देर इज अ चेंज ऑन दैट फील्ड, राइट? क्योंकि अगर एन तो डिफॉल्ट है, इसका मतलब है कि यू ऑलरेडी नो के इट इज द इनपुट। राइट। लेकिन लेकिन अगर वो चेंज करता है तो देन इट विल ट्रिगर द रिमेनिंग और अपडेट वाला जिस ना, या इट विल जस्ट always read the default value also. नहीं नहीं, देखें डिफॉल्ट तो एक ना हमेशा ऐसी वैल्यू है जो अगर अवेलेबल वैल्यू नहीं होगी ना तो उसको यूज करेगा, ठीक है ना। डिफॉल्ट वैल्यू इज नॉट ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस, राइट, इट्स काइंड ऑफ अ सेकंड चॉइस। अगर हम कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इट विल टेक दैट वैल्यू। इफ देयर इज नो वैल्यू देन इट विल टेक अ डिफॉल्ट वैल्यू। लेकिन इधर आप डिफॉल्ट तो वैल्यू तो पहले ही दे चुके हैं, इफ स्टेटमेंट तो बाद में आ रही। मैं मगर मैंने यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू कहाँ दी है? नहीं नहीं, अगर दे रहे हो तो wouldn't you give it in the begin, under begin, जो राइट, डिफॉल्ट यहाँ वैल्यू पे है? मैंने लेट से इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे दी, ठीक है ना। मगर मैं यहाँ पे काउंट रन कर रहा हूं ना, तो ये आपको मैंने बताया वेरिएबल में तो हर स्टेप पे जो वैल्यू होगी वो टेम्परेरी होगी, राइट। जी अब बिल्कुल। मैंने अगर इसको टेम्परेरी वैल्यू यहाँ 0 दे दी, राइट, यहाँ पे मैंने रन किया तो इस सिनेरियो से काउंट 1 आया ना, तो इस 0 को ओवरराइड करके यहाँ ये 1 कर देगा, राइट। और फिर एक्चुअली जो लास्ट जिस भी चीज का वेरिएबल आया ना, जैसे यहाँ पे पहला वेरिएबल आया हुआ था जिसको मैंने डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे दी, ठीक है सर। फिर उसके बाद मैंने यहाँ काउंट रन किया, बट मेरी इस कंडीशन की बेस पे काउंट 1 आ गया, ठीक है ना। तो वेरिएबल हमने पढ़ा है बार बार टेम्परेरी वैल्यू होल्ड करता है, तो इस जगह पे वो वैल्यू होल्ड कर रहा था 0, इस जगह पे वो वैल्यू होल्ड करेगा 1, वन। ठीक है। हाँ। तो वो उसने ओवरराइड कर दिया उसको, इसीलिए मैंने कहा कि अगर स्टेप पे जाके लेट से हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और अगर मैं इस स्टेप पे आके दोबारा काउंट लेता हूं ना, तो ये यहां से जो वेरिएबल की वो वैल्यू 1 थी उसको ओवरराइड करके इस बार 2 कर देगा, right. राइट। तो वेरिएबल, इसीलिए आपने जो डेफिनेशन भी भेजी थी उसमें अपन ने ये लिखा था, इसका यही मकसद है कि वेरिएबल It can change. टेम्परेरी वैल्यू होल्ड करता जी जी। है, राइट। ये इसका बेसिकली रीजन होता है वेरिएबल। बट इट्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और खुद लिखेंगे ना जब ये आप इतनी जगहों पे, ये जो आपको इतना आसान दिख रहा होगा अभी, ये कॉमा भूल रहे होंगे एक जगह पे, यहाँ पे अभी कॉमा समझ भूल। नहीं आ रहा है तो आसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। नहीं मतलब नहीं, समझ नहीं आने की बात है कि वो, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस बस, और कुछ भी नहीं। इंशाल्लाह थोड़ी सी सब क्योंकि ये तो प्रैक्टिस अभी बहुत करेंगे। सिंपल है ना, देयर कैन बी लाइक 20 सिनेरियोज। राइट, बट आप स्टार्ट तो सिंपल से करेंगे जी ना। जी जी जी। फर्स्ट फर्स्ट हम इंशाल्लाह अगर सिंपल को समझेंगे ना, तो स्टेप बाय स्टेप वो सारे भी आसान होते जाएंगे। जी जी। हमने जैसे सिलेक्ट लिखना सीख ली, अगर प्रोसीजर में हमने अपडेट लिखना सीख ली, इंसर्ट लिखना सीख ली, जो हमें ऑलरेडी सीक्वल में आती है। बट इस बार अगर आप देखें तो हमें हार्ड कोडेड वैल्यू जो हम पास करते हैं ना अपडेट में, उसकी जगह हम पैरामीटर्स वैल्यूज, वेरिएबल वैल्यूज पास कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो गया ना। अगर ये 3 लाइन का कोड भी आपको समझ में आना शुरू हो गया ना, तो फिर 30 लाइन और 300 लाइन का लिखना कोई बिग डील नहीं है। बट यही तो पकड़ना है हमें, यही कॉन्सेप्ट पकड़ना है सबसे पहले। और ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज स्टार्ट ही समझ लें, वहां जो क्रिएट टेबल से हो रही है ना, वहीं से सारा गेम स्टार्ट है। उसी के अंदर डेटा जा रहा है, फिर उसी में काउंट लग रहे हैं, उसी में अभी आप देखेंगे मिन मैक्स यूज होंगे, इनर ज्वाइन, ग्रुप बाय,
मतलब जितना हमने पीछे पढ़ा है ना वो सब कुछ इनसाइड प्रोसीजर में यूज होता है, हर सिंगल एवरी सिंगल थिंग आई यूज ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे इनसाइड प्रोसीजर। और मुझे हर स्प्रिंट में, हमारा हर एक महीने का स्प्रिंट होता है, मैं हर बार ये प्रोसीजर हर स्प्रिंट में मॉडिफाई कर रहा होता हूँ या न्यू प्रोसीजर्स बना रहा होता हूँ, उसमें चेंजिंग्स कर रहा होता हूँ। को क्या पता एग्जिस्टिंग हमारा कोई मौजूद है उसमें बोलते हैं नया टैब ऐड कर दो या न्यू वैल्यू ऐड कर दो, तो उसमें मैं क्या करता हूँ टेबल को मॉडिफाई करूंगा, उसमें कॉलम नेम डालूंगा, अपने इसमें प्रोसीजर में आऊंगा, यहाँ पे करूंगा, अपने दूसरे प्रोसीजर में जाऊंगा, उनसे उन रिटर्न को वैल्यूज को रिटर्न करूंगा। तो एवरी डे मैं यूज कर रहा होता हूँ, मतलब और एवरी सेकंड डे तो मैं प्रोसीजर को यूज कर रहा होता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है ये प्रोसीजर्स। बट डेफिनेटली इट विल इंशाल्लाह कम अप विद द प्रैक्टिस। साथ भाई, जी भाई। आई हैड अ क्वेश्चन। जब हम लाइक आपने कहा ना यूट्यूब से रिव्यू करो, तो मैंने लास्ट टास्क के लिए लाइक एक दो चीज़ें जो आपने समझाई थी भी, बट आई डोंट नो, डिडंट क्लिक और डिडंट मेक सेंस कंपेयरिंग द एसक्यूएल एंड पीएल एसक्यूएल। सो जब मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी ना, लाइक इट्स एक तो इतनी सारी हैं, राइट, कोई ना कोई लाइक सो मेनी इंडियंस हैं वो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, और कुछ कुछ होता है इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक वन इज कॉन्ट्रडिक्टिंग द अदर एक्सप्लेनेशन। आपके पास कोई जो है लाइक अपलोडर या कोई चैनल जो आप उसको मैं यूट्यूब का ही कुछ भेज दूंगा, लाइक? बट बेसिकली अब उसमें से ही आपको ये देखना होगा कि आपको उसका समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके दिमाग को ना, अगर आप नॉर्मली लिखो एसक्यूएल फॉर बिगिनर्स करके इस तरह से, फॉर बिगिनर्स? क्योंकि वो नॉर्मली इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट लेवल टाइप पढ़ा रहे होते हैं, आप या लिखोगे ना एसक्यूएल फॉर बिगिनर्स, तो वो बिल्कुल आपको एबीसी से बताएंगे। बट अगर आप जस्ट लिख दोगे ना सीक्वल, तो वो नॉर्मली आपको या तो फिर मिडिल लेवल से या फिर एक्सपर्ट लेवल से बताना शुरू होंगे, तो यू माइट गेट लॉस्ट। कॉन्सेप्ट तो इवेंचुअली 100% सबके सेम ही है, बट मे बी राइट। राइटिंग सिंटेक्स कुड बी लिटिल डिफरेंट, बट बेसिकली इन दी एंड रिजल्ट सबसे सेम ही आना है। तो मैं आपको एक दो वीडियो भेज दूंगा, बट आई डोंट नो आपको कौन सी क्लिक करे ना, असल मसला ये है। ओके। तो उसमें से आपको देखना होगा आपको कौन सा वाला जो बंदा है वो समझ में आ रहा है, बट ट्राई टू राइट एसक्यूएल फॉर बिगिनर्स। राइट। जैसे यूडिमी है, उस पे 10-10 11-11 रुपए के पूरे पूरे कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम सिंगल। आप लिखो यूडिमी पे जाके आप एसक्यूएल फॉर बिगिनर्स करके बाय कर लो, फिर क्या एसक्यूएल, कहाँ पे है मतलब? बहुत फेमस वेबसाइट है सॉफ्टवेयर की, UDEMY, यूडीमी करके, उस पे आपको अकाउंट बनाना होगा, UDEMY। 11-11 रुपए के 4-4 6-6 घंटे के पूरे पूरे कोर्स अवेलेबल हैं, टॉप रेटेड। ओके। और उसमें आप जाओगे, अकाउंट बनाओगे, आप उसमें आप ढूंढ लो एसक्यूएल फॉर बिगिनर्स और पीएल एसक्यूएल फॉर बिगिनर्स, उसमें आप देख लो जिसमें सबसे ज्यादा स्टार्स मिले हुए हैं उसको हाईली रिकमेंडेड है। आप वो 10-11 रुपए वाला कोर्स बाय कर लो, और उसमें वो पूरी प्रेजेंटेशन चलती है। राइट साइड पे आप डेवलपर खोल के रखो, W3 खोल के रखो, उनको साथ में पैरेलल में प्रैक्टिस करो, आप देखोगे आपके लिए दुनिया चेंज होना शुरू हो जाएगी। ओके, साउंड्स गुड। All right, then if there is no more questions, so inshallah I can see you guys tomorrow. खांचा मेरे ख्याल से अभी ये छोड़ दिएगा, मैं शायद हफीज से बात करूंगा तो इसको अपन ही छोड़ दिएगा। आज हमने जैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट के करे थे, तो कल हम इंशाल्लाह सिलेक्ट के कुछ प्रोसीजर करेंगे, किस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं डेटा। बाकी इंशाल्लाह I'll see you guys tomorrow. इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हफीज, you staying right? जी जी। हाँ ठीक। साहब भाई, जी भाई। नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे मैं कॉल कर लेता हूँ आपसे। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है, चले, I'll see you guys tomorrow. अल्लाह हाफिज।